हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने कोर्स का पहला चैप्टर जो कि है वेक्टर अलजेब्रा। इस चैप्टर के अंदर हमारी लेक्चर 1 है। जैसे कि मैंने आपको कोर्स की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि हम लेक्चर 1 में जो कवर करेंगे वो हम सारे फॉर्मूले और कंप्लीट थ्योरी इसी एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारा आने वाला लेक्चर जो होगा नेक्स्ट सेकेंड और थर्ड लेक्चर, उसके अंदर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने जो चैप्टर का एनालिसिस किया है पहले, ये लास्ट के 4 से 5 पेपर हैं एनडीए के ही, इनका एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है और इसमें आपको सारा कंटेंट मिलेगा और जो रिलेवेंट है एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। ना ही कोई ज़्यादा कंटेंट होगा ना ही कम होगा, आपको इतना ही पढ़ना है सिर्फ एनडीए के लिए, और यही आपकी सिलेक्शन का की गारंटी करेगा। आइए चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर में हम देखते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला पोर्शन है यूनिट वेक्टर से क्वेश्चन लिखे जाते हैं। सेकंड है क्रॉस प्रोडक्ट और फिर है डॉट प्रोडक्ट। ये 3 मेजर पार्ट हैं इस चैप्टर के अंदर। यूनिट वेक्टर से क्वेश्चन आते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन आते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आते हैं, और थर्ड है डॉट प्रोडक्ट से क्वेश्चन आते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बन के आते हैं डायरेक्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। देखिए, मैं आपका समय बेकार नहीं करूंगा ये बता के कि वेक्टर क्या होता है, क्योंकि वेक्टर तो आप 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वेक्टर क्या होता है, जिसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है। तो ये सब हमारे लिए काम की बातें नहीं है। हमारे एग्जाम के अंदर जो आएगा वो यहाँ से आएगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर वो है जिसका कि मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1, उस वेक्टर को बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। तो हमें पता चल गया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है वो वेक्टर कहलाया जाता है यूनिट वेक्टर। अब हम देखते हैं यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है। मान लीजिए कोई ए वेक्टर है और अब हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे हम, यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है कैप के साथ, वेक्टर के ऊपर कैप लग जाता है। ए वेक्टर है तो ए कैप होगी इसकी रिप्रेजेंटेशन, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए। अगर किसी को अभी ये नहीं पता है कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं, तो हम उसे नेक्स्ट स्लाइड पे बताएंगे कि मोड कैसे निकलता है किसी भी वेक्टर का। तो आप अभी के लिए इतना याद रखिए कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है वेक्टर डिवाइडेड बाय उसके मॉडुलस। ओके, अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं यूनिट वेक्टर पे। यूनिट वेक्टर पे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द वेक्टर ऑफ 3 मैग्नीट्यूड 3 इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। कोई आपको ए वेक्टर दे दिया जाएगा और बोलेंगे कि इसकी डायरेक्शन में एक 3 मैग्नीट्यूड का वेक्टर फाइंड कीजिए। तो उसके अंदर आपका प्रोसेस क्या होगा कि आप पहले उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालेंगे। स्टेप 1 क्या होगा, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। जो गिवन वेक्टर है उसी का हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, गिवन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सेकंड स्टेप में जितने भी मैग्नीट्यूड का हमें वेक्टर फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन बोला था उसके अंदर हमें 3 मैग्नीट्यूड का फाइंड करना था, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई द रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड। जिस मैग्नीट्यूड का हमें वेक्टर फाइंड करना है उस वैल्यू को हम यूनिट कैप वाले वेक्टर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको सिंपल पता चल चुका है कि मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। उसके बाद यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, और यूनिट वेक्टर को हम फाइंड कैसे करेंगे, ए वेक्टर को हम डिवाइड कर देंगे उसी के मॉडुलस से, तो हमें यूनिट वेक्टर जाएगा। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं ये वेक्टर दे दिया जाता है, उसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर फाइंड करना होता है, तो उसके स्टेप्स ये रहे। अब इंपॉर्टेंट बात, आपने वेक्टर चैप्टर में देखा होगा कि आई जे और के क्या होते हैं। आई जे और के आप ही साथ साथ नोट करते चलिए, जो फॉर्मूलेज मैं लिख रहा हूँ और जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, जो स्टेप क्वेश्चन सोल्व करने के, क्योंकि यही आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन सोल्व करवाने में। तो आई जे और के क्या होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। जैसे कि मैंने बताया आपको कि कैप जो है ये यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1 है, ये डायरेक्शन बताते हैं, सिंपल सी बात। अब आई कैप किसकी डायरेक्शन बताता है, एक्स एक्सिस की, जे कैप किसकी बताता है, वाई एक्सिस की, और के कैप जेड एक्सिस की। तो ये बात आपको याद रखनी है।
सिंपल, ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर का पोर्शन खत्म। अब हम आगे चलते हैं। अब बात आती है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है कि किसी भी पॉइंट को अगर हम वेक्टर में रिप्रेजेंट करें तो उस वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए कि एक पॉइंट है हमारे पास 2, 3, 5, ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। मान लीजिए मुझे इसे वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो इसका वेक्टर क्या होगा? मान लेते हैं कि ये कोई ए पॉइंट है, तो इसका ए वेक्टर क्या होगा? 2i कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ i कैप लगता है, प्लस 3j कैप, क्योंकि जे वाई एक्सिस के साथ k कैप लगता है, सिमिलरली प्लस 5k कैप, z एक्सिस के साथ k कैप लगता है। तो ये हो गया इसका पोजिशनल वेक्टर। और आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर जो है कि वो वेक्टर है ओरिजिन से। माना कि एक पॉइंट यहाँ पे है a और ये ओरिजिन है यहाँ पे 0, 0, 0। तो ये वेक्टर जो बना है ये है पोजीशन वेक्टर। और आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, बस आपको इतना आना चाहिए कि अगर आपको कोई पॉइंट दिया है तो आप उसे वेक्टर की फॉर्म में लिख सकें, सिंगल पॉइंट को उसके पोजीशन वेक्टर। या फिर अगर आपको कोई वेक्टर दिया है, कोई पोजिशनल वेक्टर दिया है, तो आप उसे कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख सकें। माना कि हमें कोई वेक्टर दे दिया यहाँ पे 1i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। पोजीशन वेक्टर है ये, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1, 3, 9। तो इतना ही हमारे लिए यूजफुल है। हमें बस ये दो बातें पता होनी चाहिए कि हम एक पॉइंट को वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखें, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखें, और हम एक पोजीशन वेक्टर को पॉइंट की फॉर्म में कैसे लिखें। अगर आपको ये दोनों बातें क्लियर हुई हैं तो काफी अच्छी बात है। अब हम आगे चलते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करें। मान लीजिए कि कोई हमारा वेक्टर है xi कैप प्लस yj कैप एंड z कैप, मतलब कि वो x एक्सिस में x यूनिट है। माना कि ये वेक्टर है हमारा, ये वेक्टर ले लेते हैं, ये वेक्टर है हमारा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम उसे कैसे फाइंड करेंगे? तो a का मैग्नीट्यूड सिंपल हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। ओके, तो हमें क्या करना है? x एक्सिस वाले का स्क्वायर कैलकुलेट कर देना है, y एक्सिस वाले का और z एक्सिस वाले का। ठीक है, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। ऐसे निकलता है। तो आपको यही सेम फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का यूनिट वेक्टर में यूज करना है, जो कि हमें पढ़ा था। यूनिट वेक्टर होता है एक है a वेक्टर अपॉन डिवाइडेड बाय मोड ऑफ a। ठीक है, मोड ऑफ a क्या है? यही, हमें उसके i j और k कैप वाले कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। यहाँ से मैग्नीट्यूड निकल आता है। आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं कि अगर दो पॉइंट दे दिए हो तो उनसे कैसे वेक्टर बनेगा। तो पहले हम दो पॉइंट मान लेते हैं। माने कि हमारा कोई ए पॉइंट है यहाँ पे और एक ये बी पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ मैं x1, y1, z। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ मैं x2, y2, z। अब मुझे वेक्टर बनाना है एक ये वेक्टर a से b वाला, तो इसका इस वेक्टर को नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे। ये हो जाएगा मेरा सी वेक्टर, बोलते हैं मैंने इस वेक्टर को सी वेक्टर हो गए। तो सी वेक्टर क्या होगा? सी वेक्टर कैसे निकालते हैं? जब दो पॉइंट से वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? हम करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन का फाइनल लेना है और स्टार्टिंग पॉइंट हो गया इनिशियल वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सी वेक्टर क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो ये हो गया आपका सी वेक्टर। अगर आपको कोई पॉइंट दिए हैं दो, उनसे आपको वेक्टर बनाना है तो आप क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। अब मानिए कि हमें वेक्टर ऐसे फाइंड करना होता इस डायरेक्शन में बी से की तरफ, तो इसका क्या हो जाता आंसर? माने इस वेक्टर को मैं डी वेक्टर बोल देता हूं, तो इसका आंसर क्या होगा? तो डी वेक्टर कैसे निकलता? तो डी वेक्टर आता x1 माइनस x2, क्योंकि अब यहाँ पे x1 फाइनल वेक्टर है, x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप।
तो अगर हमें कोई भी 2 पॉइंट दिए हो तो हमें क्या करना है, हमें फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट करके उसका वेक्टर मिल जाए। ओके, अब चलो आगे चलते हैं। अब बात आती है सेक्शन फॉर्मूला। माना कि एक लाइन है, इस पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट P ये रहा पॉइंट, Q पॉइंट ये रहा। P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर मान लिया हमने, A पोजीशन वेक्टर है P पॉइंट का, Q पॉइंट का मैंने पोजीशन वेक्टर मान लिया B। पोजीशन वेक्टर मतलब जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से मिलकर वेक्टर बना है। माना कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 2 3 5, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, तो A वेक्टर वही है। अब हमें सेक्शन फॉर्मूला पहले लेते हैं इंटरनल डिवीजन। माना कि किसी एक पॉइंट ने किसी और एक पॉइंट ने से अंदर ही डिवाइड कर दिया। माना कि कोई पॉइंट है Q, Q तो हमने ले लिया, ले लेते हैं। कोई एक पॉइंट है हमारे पास R और इसके पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं हम C। इसने ऐसे डिवाइड कर दिया m/r n में। तो हम C कैसे फाइंड करेंगे, सेम फॉर्मूला है जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा है सेक्शन फॉर्मूले का, बस यहाँ पे पॉइंट की जगह पोजीशन वेक्टर आ चुके हैं। तो आप देखिए C वाला पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा यहाँ पे n का प्रोडक्ट होगा B के साथ, m इंटू पोजिशन वेक्टर B प्लस n इंटू पोजिशन वेक्टर A अपॉन में m प्लस। एक्सटर्नल डिवीजन में भी सेम है, ये वाला पॉइंट यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा बाहर, इस दोनों पॉइंट के बाहर। एक्सटर्नल का मतलब ही वही है कि लाइन इनके बीच में ना के बाहर आएगा। चलो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये 2 पॉइंट से मिलकर एक लाइन बन रही है और एक यहाँ पे R पॉइंट यहाँ पे आ गया, इसके की वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है C। तो इस केस में क्या होगा फॉर्मूला, C पोजीशन वेक्टर होगा m b माइनस आएगा यहाँ, ये बस ये बात याद रखनी है, n a प्लस m माइनस n। आई होप ये आप सबको क्लियर होगा। तो बस आपको ये दोनों फॉर्मूले याद करने हैं, इनका क्वेश्चन काफी कम आते हैं। क्वेश्चन आने वाले टॉपिक वही है, यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, फिर भी आपको ये याद रखना है। अब आ जाते हैं हम अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, डॉट प्रोडक्ट। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये डॉट प्रोडक्ट है, मतलब इसकी रिप्रेजेंटेशन में डॉट आएगा। ओके, मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है A वेक्टर, दूसरा वेक्टर है B वेक्टर। तो सीधा फॉर्मूले पे आते हैं इसके कि A डॉट B क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ मैं, A डॉट B होगा मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B और cos थीटा। ओके, ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब यहां से कि डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती, ये एक स्केलर क्वांटिटी आता है इसका रिजल्ट, इसलिए इसका आंसर स्केलर प्रोडक्ट है। मैंने आपको बता दिया कि मोड कैसे निकलता है, आप यहाँ पे मोड निकाल के डालेंगे, क्वेश्चन में मोड गिवन भी होता है। तो ये किस केस में है, जब ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब हमें एंगल गिवन, थीटा गिवन, एंगल गिवन, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और या फिर एंगल पूछा हो, एंगल आस्क हो, या फिर एंगल हमें फाइंड करना हो। ओके, और हमें इनका मोड दिया, मोड गिवन, तब हम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको फॉर्मूला पता चल गया, फॉर्मूला क्या है, और ये भी पता चल गया कब यूज करना है। इसी का एक दूसरा फॉर्मूला है, जबकि वेक्टर दिए हो हमें कंपोनेंट्स की फॉर्म में। मैं बताता हूँ कंपोनेंट से मेरा क्या मतलब है। माने कि ये वेक्टर दिया है ai कैप प्लस a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप। ओके, और b वेक्टर दिया है मेरा a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप। आई होप आपको सबको क्लियर होगा कि i k और k कैप क्या है। ठीक है, अब देखिए अगर मुझे इस फॉर्म में दिए हैं, यहाँ पे ना मुझे एंगल दिया है ना कुछ दिया है, बस मुझे एक a वेक्टर दे दिया, एक b वेक्टर दे दिया। अब मुझसे यहाँ से पूछ सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा इनका। तो मुझे सिंपल क्या करना है, i कैप वालों की i कैप वालों के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो इसका a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या आएगा यहाँ पे, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2। अब आप देखिए आपके पास दोनों फॉर्मूले मिल चुके हैं, एक फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला ये है। आपको ये भी बता दिया गया है कि पहला वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, सेकंड कब यूज करना है। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको क्वेश्चन देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो डेटा गिवन है उसे देख के आपको फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में अगर मैं a डॉट b करूं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर करूं, या b वेक्टर
डॉट ए वेक्टर करूं तो एक ही बात आती है, एक ही रिजल्ट आता है, जो कि क्या आएगा, ए डॉट बी कोस थीटा, ये का वैल्यू गिवन है और कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन है, तो ये आएगा a1 b1 प्लस c1 c2 नहीं a1 a2 सॉरी b1 b2 प्लस c1 c2। अगर मैं a वेक्टर को a1 b1 c1 मान देता हूँ और b वेक्टर को a2 b2 c2 मान देता हूँ, तब ये आएगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी, अब इसमें मैं कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। माना कि मैंने ऐसे कोई है, मैंने इसमें m के साथ m माना कि कोई भी स्केलर है, स्केलर मतलब 2 3 1 कुछ भी हो सकता है, मैंने वो मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं पहले उसे m के साथ a के साथ मल्टीप्लाई करूँ फिर प्रोडक्ट करूँ तो भी आंसर सेम आएगा, या पहले मैं उसे b के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ उसके बाद डॉट प्रोडक्ट लूँ तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा, या फिर मैं पहले इन दोनों को ही डॉट कर लूँ उसके बाद m को मल्टीप्लाई करूँ तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा। तो इसमें हम कांस्टेंट कभी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो रिजल्ट सेम ही आएगा। इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करेंगे, कोई चीज़ कोई कॉमन है, कोई वैल्यू उसे हम बाहर निकाल लेंगे पहले ही। माना कि कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है 2i कैप 4j कैप एंड 6k कैप, तो हम वहाँ से 2 बाहर निकाल सकते हैं ऐसे, उसके बाद उसकी डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल। थर्ड प्रॉपर्टी आती है इंपॉर्टेंट, इसका काफ़ी यूज होगा आगे। माना कि हमें ए वेक्टर के साथ ही डॉट करना है, इसी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है। ठीक है, तो इसका क्या रिजल्ट बनेगा, ए वेक्टर ए का मोड बी का मोड और कोस थीटा। जब वेक्टर ही एक है तो इसके बीच का बनने वाला एंगल कितना होगा, 0। वेक्टर एक ही यही वेक्टर है, इसमें कोई एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ये कितना होगा, 0। कोस 0 कितना होता है, 1, तो 1 रख देते हैं यहाँ पर कोस 0 की जगह 1 रख दिया, तो क्या होगा, मोड ए इंटू मोड ए कितना हो गया, मोड ऑफ ए का स्क्वायर। तो सिंपल आपको याद रखना है कि क्या होता है, ए डॉट ए करूंगा तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर एंगल पूछो फाइंड द एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स, कोस थीटा का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, ए डॉट बी का फॉर्मूला, उससे आप कोस थीटा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मोड ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोड ऑफ बी। सिंपल। क्वेश्चन में आपको अगर ये गिवन है, डॉट प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं, ये भी आप निकाल सकते हैं, ये भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है तो भी आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और आप डॉट प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, तो आपको ये आ जाएगा कोस थीटा। आई होप ये सब चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। अब हम एक और प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं जो कि और भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप साथ साथ नोट करते हुए चलिए। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 पे होंगे, शायद 5 की बात करते हैं। अगर मैं आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर एक्स की डायरेक्शन में, उसका मैं जे कैप से करता हूँ, या फिर मैं जे कैप का के कैप के साथ करता हूँ, या फिर मैं डॉट जे कैप का के कैप के साथ करता हूँ, या फिर मैं के कैप का आई कैप के साथ करता हूँ, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। इसका रीजन क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनना है, 90 डिग्री। ये आई कैप और जे कैप है, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, वाई कैप मतलब सॉरी जे कैप मतलब वाई एक्सिस, तो इसमें कितना आएगा, आई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एंगल होता है 90 डिग्री। और फॉर्मूला होता है हमारा, अगर मैं ए डॉट बी का फॉर्मूला लिखूं, ए यहाँ पे आएगा मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा। अब ये 90 डिग्री है तो कोस तो 0 हो जाएगा, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है, अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इन सारे केस में परपेंडिकुलर होते हैं तो इसलिए 0। ये भी बात आपको याद रखनी है। ओके, तो हमारी इसके हमने डॉट प्रोडक्ट देख लिया क्या होता है, उसके दोनों फॉर्मूले देख लिए, उसकी प्रॉपर्टीज देख ली, और उसके बाद हम चलते हैं अपने नए टॉपिक पे, जो कि हमारा होगा कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। वेक्टर के कंपोनेंट्स आपने शायद थोड़े बहुत फिजिक्स में पढ़े होंगे, अगर आपको अब याद नहीं है तो हम रिवाइज कर लेते हैं। माना कि कोई एक ए वेक्टर है कोई, और दूसरा वेक्टर हमारा बी वेक्टर है कोई, इसको हम ए वेक्टर लिख देते हैं और इसको बी वेक्टर लिख देते हैं, और इनके बीच में कुछ एंगल बढ़ रहा है, इसे नाम दे देते हैं थीटा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसके कंपोनेंट्स, मतलब ये वाला कंपोनेंट क्या होगा और ये वाला कंपोनेंट। ये बात तो आपको वैसे याद रखनी चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, ये होगा बी कोस थीटा, इस वाली लाइन का इसके साथ जो कंपोनेंट होता है वो बी कोस थीटा। परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है बी साइन थीटा, मोड बी साइन थीटा।
अब किसी को सोचना है कि ये हुआ पाया कैसे, तो आप देखिए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और ये बन गया एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल। अब देखिए ये एंगल आपको थीटा पता है, ये बेस पता है, ये हाइपोटेनियस पता है, हमें मुझे बेस फाइंड करना है तो क्या लगाऊंगा मैं, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे b, तो b रखिए, ये है बेस, बेस मुझे फाइंड करना है, हाइपोटेनियस है b, तो मैंने यहाँ पे b रख दिया। तो यहाँ पे बेस कितना जाएगा, बेस आ जाएगा हाँ हाइपोटेनियस इनटू b वेक्टर का मोड इनटू cos थीटा। सिमिलरली आप ऐसे ही परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, यहाँ पे इसे निकालेंगे आप, जितना ही होगा उतना ही होगा, ठीक है। तो आपको बस ये दो बात याद रखनी है कि अलोंग वाला कंपोनेंट जो होता है वो b cos थीटा होता है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है वो b sin थीटा होता है। बस ये दोनों बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। चलिए आगे चलते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर और अनदर वेक्टर, इससे क्वेश्चन हर एनडी के पेपर में मिलेगा, चाहे वो एनडी 1 हो या एनडी 2 हो, किसी भी साल का एक क्वेश्चन इससे पक्का है, तो आपको इसको पक्का करके ही जाना है, छोड़ना ही नहीं है। अब आइए देखिए, मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा बाद में, बट आप तरीका समझ लीजिए कैसे करना है। आपको कभी फॉर्मूला कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं, तो आपको तरीका पता होना चाहिए कि आप वहाँ पे फॉर्मूला भूलने के बाद भी सवाल ना छोड़े। देखिए एक वेक्टर होगा A, एक वेक्टर होगा B। क्वेश्चन आएगा फाइंड द प्रोजेक्शन, find the projection of B vector on A vector। तो आपको क्या फाइंड करना है, B वेक्टर की A वेक्टर प्रोजेक्शन फाइंड करनी है, मतलब B वेक्टर की A वेक्टर प्रोजेक्शन फाइंड करनी है, इनके बीच का एंगल थीटा मान लेते हैं। तो B वेक्टर की A वेक्टर पे प्रोजेक्शन, माना कि मैं यहाँ से सन की लाइट डालता हूँ, तो यहाँ पे इसकी जो परछाई बनेगी वो फाइंड करनी है आपको, सिंपल। तो वो क्या होगी, मैंने अभी आपको बता दिया है, किसके अलोंग वाला कंपोनेंट आ जाएगा, जो कि क्या होता है b cos थीटा। सिंपल, ये हो गया आपका आंसर। आपको b cos थीटा फाइंड कर देना है। मोड b, जो आपको b वेक्टर दे रखा होगा उसका आपको पहले मैग्नीट्यूड निकालना है, और जो थीटा होगा उसको आपको कोस में मल्टीप्लाई कर देना है। एग्जांपल ले लीजिए, आपका b वेक्टर दे रखा है आपको 1i कैट, 3j कैट एंड 2k कैट, और एंगल दे रखा है इनके बीच का 60 डिग्री। तो आप पहले b का मोड निकालेंगे। b का मोड कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 14 हो गया, रूट 14। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, रूट 14 इंटू कोस 60 डिग्री, क्योंकि क्या होता है 1/2। ये हो गया इसका आंसर, सिंपल। एक तरीका तो ये है कि आपको जिसकी प्रोजेक्शन फाइंड करनी है आप उसका पहले डायग्राम बनाइए और देख लीजिए उस पहले वाला कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के साथ, जो कि b cos थीटा। दूसरा तरीका क्या होगा कि आप फॉर्मूले से ही फाइंड कर सकते हैं b cos थीटा। कैसे आएगा, a हमें पता है a डॉट b कितना होता है, A वेक्टर मोड ऑफ A मोड ऑफ B इनटू cos थीटा। तो आपको A पे प्रोजेक्शन फाइंड करनी है, जिस पे प्रोजेक्शन फाइंड करनी है उसको डॉट प्रोडक्ट के नीचे भेज दो, कितना हो जाएगा A डॉट B डिवाइडेड बाय A, तो क्या जाएगा B cos थीटा। यही हमारी प्रोजेक्शन थी, तो मतलब आंसर हो जाएगा हमारी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप दूसरे एग्जांपल से देख लीजिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम सब दूसरे तरीके से करते हैं। और मान लीजिए हमें क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर। तो चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे A वेक्टर कर लिया और ये B वेक्टर, ठीक है। अब हमें B वेक्टर प्रोजेक्शन फाइंड करनी है, तो हम B वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट के नीचे भेज देंगे। तो A डॉट B को हम डॉट प्रोडक्ट के नीचे भेज देंगे B वेक्टर। यहाँ पे क्या बचा, मोड ऑफ A cos थीटा। ये हो गया हमारा आंसर। ये प्रोजेक्शन जो हमें फाइंड करनी थी, और ये किसके इक्वल आ रही है, इसके इक्वल। या फिर आपको जिसकी प्रोजेक्शन फाइंड करनी है उसके साथ cos थीटा मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे पूछा है कि प्रोजेक्शन ऑफ A फाइंड करनी है कि उसके साथ cos थीटा मल्टीप्लाई कर दो उसकी मोड के साथ। देखिए मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, बट आपको इसका क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना एग्जाम के अंदर, कंफ्यूज नहीं होना है बस। चलिए आगे चलते हैं और ये टॉपिक कवर करते हैं अपना, जो कि है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट आपको बताता है दो वेक्टर का क्रॉस होगा। मान लीजिए एक वेक्टर हमारे पास A वेक्टर, दूसरा है B वेक्टर, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखिए कि वेक्टर प्रोडक्ट इसका नाम है, तो मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर डायरेक्शन भी होगी मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो इसका फॉर्मूला होता है mod of A mod of B into sin थीटा into n।
एन कैप क्या होता है, डायरेक्शन बताता है, क्योंकि कैप का मतलब यूनिट वेक्टर है, इसका कोई मैग्नीट्यूड तो है नहीं, मैग्नीट्यूड मतलब 1 है इसका मैग्नीट्यूड, इसका मल्टीप्लाई करने से कोई असर नहीं होगा, बट ये डायरेक्शन बताएगा हमें। तो ये कब यूज करना है फॉर्मूला, जब हमें एंगल दे रखा हो उन दोनों के बीच का। दूसरा फॉर्मूला भी है इसका, जो कि ऐसे मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में बताया था, जबकि एंगल ना दे रखा हो, ये वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखे हो। मान लीजिए ये वेक्टर दे रखा है हमें a1 i कैप b1 j कैप प्लस c1 k कैप, बी वेक्टर दे रखा है मान लीजिए हमें बी वेक्टर दे रखा है हमें a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। इस केस में हम कैसे फाइंड करेंगे हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, a क्रॉस b लिखना है, उसके बाद एक बॉक्स बनाना है, ये बॉक्स है डिटरमिनेंट वाला बॉक्स, ठीक है, ऊपर i j k कैप लिखते हैं, i कैप j कैप k कैप। पहले a वेक्टर, यहाँ पहले ये लिखा हुआ है तो पहले a वेक्टर रखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा a1 b1 c1, बाद में b वेक्टर है तो बाद में b वेक्टर रखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा b1 और सॉरी a1 a2 सॉरी a2, यहाँ पे आएगा a2 b2 c2, बस ये रहेगा इसका आंसर। हमारा आंसर कैसे आएगा, हम इसे ओपन कर लेंगे, i कैप के साथ ओपन करेंगे तो क्या आएगा b1 c2 माइनस c1 b2, ऐसे j कैप के साथ और k कैप के साथ, तो आप इसे ओपन कर लेंगे तो उससे उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको दोनों तरीके पता चल के, जब एंगल दे रखा हो तब कैसे निकालना है, कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखे हो तो कैसे निकालना है, तो कोई इशू नहीं आना चाहिए यहाँ पे। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी, अगर मैं a क्रॉस b करूँगा और b क्रॉस a करूँगा तो दोनों अलग अलग आएंगे, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो उसमें डायरेक्शन चेंज आएगी, डायरेक्शन अपोजिट है, ओके। तो आप इसे अनइक्वल बोल सकते हैं या फिर इक्वल टू बोल सकते हैं, माइनस ऑफ, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट आएगी तो आप उसका माइनस लगा दीजिए तो इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ a क्रॉस b क्रॉस a जो है वो इक्वल है माइनस ऑफ a क्रॉस b, बट इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि इफेक्ट जो डाल रहा है वो डायरेक्शन वाला वेक्टर डाल रहा है, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड b क्रॉस के साथ, तो ये तो सेम है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी आपकी ये होगी। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मैंने आपको फॉर्मूले में बताया है कि इसमें साइन थीटा आता है, फॉर्मूले में साइन थीटा आता है, तो मतलब अगर मैं उसी वेक्टर की उसी से अप्लाई करूँगा, माना कि मैं a क्रॉस a करता हूँ सॉरी, तो यहाँ पे एंगल तो बन गया जीरो, एंगल जीरो तो साइन जीरो तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर वेक्टर कोलिनियर हैं या सेम ही वेक्टर है, उनके बीच का एंगल जीरो है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो होगा, ठीक है। तो उसी वजह से अगर मैं i कैप की i कैप के साथ करता हूँ तो जीरो आएगा, j कैप की j कैप के साथ करता हूँ तो भी जीरो आएगा, और k कैप की k कैप के साथ करता हूँ तो भी जीरो आएगा, ओके। ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी। फोर्थ देख लेते हैं, और मैंने के साथ साथ की तो ये आ गया। अब मैं अगर मल्टीप्लाई वैसे करता हूँ क्रॉस वाली, i की j के साथ करता हूँ तो क्या आएगा, तो आप सिंपल ये बनाएंगे i j और k। अगर मैं i की j के साथ करता हूँ तो मुझे k वेक्टर मिलेगा, ठीक है। अगर मैं k की j i के साथ करता हूँ तो मुझे j वेक्टर मिलेगा। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर नोट लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देते हैं, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, क्लॉकवाइज, तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब j की i के साथ करता हूँ तो मुझे माइनस k कैप, अगर मैं i की k के साथ करता हूँ तो मुझे माइनस j कैप मिलेगा, ठीक है। अगर आप क्लॉकवाइज में चलेंगे तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। और हम इसकी बाकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। और अगर मैं इसके अंदर कोई स्केलर अप्लाई करता हूँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो दो लिख दिया, कोई इशू नहीं है। अगर मैं m a क्रॉस b करूँ, ओके, या फिर m की मैं बाद में करूँ और a क्रॉस b करूँ,
तो ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट बन रहा है। अगर हम स्केलर मल्टीप्लाई बाद में करेंगे या पहले करेंगे तो वो इक्वल नहीं होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। हमारा डॉट क्रॉस प्रोडक्ट भी कंप्लीट हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट होगी, डॉट प्रोडक्ट की उसकी प्रॉपर्टीज। अब इनकी प्रॉपर्टीज पे ही क्वेश्चन आते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछ लेते हैं, बोलेगा कि पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स ये हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज टू एडजेसेंट साइड्स। मतलब एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं यहाँ पे, उसकी दो एडजेसेंट साइड, मतलब एक यल साइड एक यल साइड ही दे दी उन्होंने, ऐसे दे देंगे। एक कैप दे दी उन्होंने, चलो A1 मान लेते हैं, A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। और यहाँ पे B मान लेते हैं हम, A2 I कैप B2 J कैप प्लस C2 K कैप, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, आपको सीधा इसका फॉर्मूला याद रखना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा A क्रॉस B का मॉडुलस। तो यहाँ पे ऊपर तो I आएगा, फिर J आएगा, फिर K आएगा, उसके बाद इससे तो निकलेगा हमारा A क्रॉस B, I क्रॉस और J से, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे ये वैल्यू A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। उसके बाद यहाँ से वेक्टर आएगा निकल के, मान लीजिए कोई वेक्टर आ गया हमारा C1 तो हमने यूज़ कर रखा है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कैपिटल A मान लेते हैं, कैपिटल A1 I कैप प्लस कैपिटल B1 J कैप प्लस कैपिटल C1 K कैप, ऐसे हमने ये माना। तो अब हमें एरिया क्या होगा, एरिया होगा मोड ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B तो आ गया, उसका मोड कैसे निकालना ये भी आपको बता दिया गया। I कैप वाले का स्क्वायर करो, A का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर, B कैप और J कैप वाले का स्क्वायर करो तो B1 का स्क्वायर, C कैप वाले का स्क्वायर करो तो C1 का स्क्वायर। ये आ गया आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसी में पूछ लेता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, तो इसके अंदर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो आप इसका जस्ट हाफ कर दीजिएगा। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, इसमें ही क्वेश्चन को एक बार घुमा के और पूछ लेता है। हमको सारे तरीके टैकल कर लेने क्वेश्चन को, कैसे भी पूछ ले, तो हमें क्वेश्चन से नहीं घबराना है, वहां पे हमें क्वेश्चन सोल्व करके आना है। तो आप ये सब नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर देता हूँ और हम दूसरा तरीका और देख लेते हैं जिस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। आपको सारे फॉर्मूले नोट करते हुए चलना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन जाके ट्राई करने हैं। इन फॉर्मूले से अलग आपको क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। देखिए क्या बोल देता है कई बार, एडजेसेंट साइड्स की जगह वो बोल देता है डायगोनल दे दिया। अब यहाँ पे ए और बी उसमें बोलते हैं डायगोनल है पैरेललोग्राम के, माना कि कोई पैरेललोग्राम है तो ए और बी उसके डायगोनल है, ए वाला डायगोनल है और बी डायगोनल है ये वाला। तो इस केस में एरिया क्या होगा, एरिया होगा इस केस में हाफ ऑफ मोड ऑफ ए क्रॉस बी। ये कब है, जबकि डायगोनल है, ये डायगोनल है ये ए एंड बी। ओके, हाफ तब आता है डायगोनल है, डायगोनल नहीं है तो हाफ नहीं आएगा। ओके फाइन, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आपका एरिया वाला। आप इसे बस याद कर लीजिए सारे फॉर्मूले, इससे बाहर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब देखिए हम अपने लास्ट इस पे आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम के अंदर, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये रखे हैं आपके लास्ट ईयर्स के पेपर। मैं सारे एनालाइज कर चुका हूँ, उसके बाद ही सारे टॉपिक्स लगाए हैं यहाँ पे, मुझे पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलना ही पक्का है। तो कैसे पूछेगा, ये बोल देगा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, कि वॉल्यूम पूछेगा कि वॉल्यूम फाइंड करो, या फिर ये पूछ लेगा कि फाइंड द वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉट, कि ये वेक्टर्स कोप्लेनर हैं या फिर नहीं है, तो ये फाइंड कर लेगा। ये दोनों किसकी एप्लीकेशन है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है। तो हमें क्या आना चाहिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आना चाहिए। ट्रिपल प्रोडक्ट है तो मतलब तीन वेक्टर होंगे, मान लो तीन वेक्टर, एक ए मान लिया, एक बी मान लिया, एक सी मान लिया। और देखिए इनका प्रोडक्ट कैसे होगा, ए वेक्टर का डॉट होगा बी क्रॉस सी के साथ। तो सिंपल है, आप ये याद रख लो, पहले बी क्रॉस सी निकाल लो, उसका डॉट कर लो ए वेक्टर के साथ, तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपको तीनों वेक्टर गिवन होंगे, आप ये निकाल लेंगे। ओके,
तो वॉल्यूम आप देखो सर, इसे फाइंड करने का दूसरा तरीका भी इस इसकी रिप्रेजेंटेशन एक तो ये है ए बी सी ऐसे लिख देते हैं हम, तो ये और ये दोनों सेम है। और हम इसे फाइंड माना कि हमारे तीनों वेक्टर, आप तीनों वेक्टर को मान लो कुछ भी, जैसे कि मैं मानता हूँ ए वेक्टर है हमारा a1 b1 c1, हाँ इनके साथ i j कैप भी है, और b वेक्टर है हमारा a2 b2 c2, और c वेक्टर है a3 b3 c3। तो a b c क्या होगा, a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। ये सब हमारा ए वाला वेक्टर है, ये b वाला वेक्टर है, और ये c वाला वेक्टर है, ठीक है। और यही वॉल्यूम होगी, ये भी यही वॉल्यूम होगी। अगर आपको वॉल्यूम पूछा जाए तीन वेक्टर देके, तो आपको सीधा वाला फॉर्मूला लगाना है, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। अगर आपको पूछा जाए कि कोप्लेनर या फिर नहीं, कोप्लेनर का क्या मतलब है कि तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। जब तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि वॉल्यूम 0 हो जाएगी। अगर वॉल्यूम 0 हो जाती है तो मतलब तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। अगर वो बोलते हैं कि तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं तो आपको वॉल्यूम 0 रख देनी है। और इफ कोप्लेनर, मैं आगे लिख देता हूं, इफ कोप्लेनर देन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। वॉल्यूम इज इक्वल टू 0 मतलब बॉक्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 0। इसमें क्वेश्चन को कैसे पूछ सकते हैं, ये बोल देगा कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं, और इसमें आप उसमें कोई वेरिएबल डाल देगा, लैम्डा डाल सकता है, कई बार क्वेश्चन आया भी है। ऐसे बोल देगा, माने ये वेक्टर है हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप, और b वेक्टर है हमारे पास 3j कैप प्लस लैम्डा i कैप और 3i कैप लिख देते हैं यहाँ पे, लैम्डा j कैप प्लस 5k कैप, और c वेक्टर दे दिया उसने लैम्डा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, लैम्डा फाइंड करना है कि मेरे तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, कोप्लेनर है। तो सिंपल आपको क्या करना है, इसका बॉक्स 0 रख देना है। इसका बॉक्स कैसे निकलेगा, तो मैं आपको बना के बता देता हूँ। इसका बॉक्स निकलेगा, पहले ऊपर रखेंगे 2 3 1, फिर यहाँ रखेंगे 3 लैम्डा 5, यहाँ रखेंगे लैम्डा 2 9। ये बॉक्स निकलेगा, लैम्डा की में इक्वेशन आएगी, उसे 0 के इक्वल रख देंगे, लैम्डा की वैल्यू। कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया है, कोई यहाँ पे कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन करेंगे, और आप अपने डाउट्स कमेंट में भी डाल सकते हैं।